नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अपने सीने पर गर्ल पावर का बैज लगाकर आज राहुल गांधी पुणे पहुंचे हैं। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए स्क्रीन पर। राहुल गांधी जब पहुंचे, और पुणे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पुणे में छात्रों की गूंज, और वो भी स्पेशल एडिशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये देखिए तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर राहुल गांधी ये पूरा का पूरा कार्यक्रम, छात्रों की गूंज, महिलाओं को, जी हाँ लड़कियां महिलाएं जो हैं उनके हवाले है ये पूरा कार्यक्रम। और छात्रों की गूंज एक बार फिर पूरे देश में सुनाई दे रही है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम के साथ बैठकें कर मोदी और अमित शाह के निर्देशों पर नई रणनीति तैयार की है, जिसमें माना जा रहा है कि मुख्य मुद्दा राहुल गांधी और जेनजी को काउंटर करना ही है, क्योंकि इन्हीं की वजह से अब मोदी को अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। कल संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष होने और आम आदमी की आवाज उठाने का जो जलवा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिखाया, उसके बाद अब लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर और बढ़ गया है। खासकर पुणे में आज पहुंची लड़कियां यही कह रही हैं कि उम्मीद केवल राहुल गांधी से ही है। अब इससे थोड़ी देर पहले हमारे साथी इकरार ने जितनी भी लड़कियों से, जितनी भी महिलाओं से पुणे के उस ग्राउंड पर बात की, जरा उन तस्वीरों को भी ले आइए जिन अभी जो हम लाइव कर रहे थे सीधे पुणे से, वहाँ पर महिलाओं से, लड़कियों से जो हमारे साथी इकरार ने बात की है, तो सब ने यही कहा है कि शिक्षा और परीक्षा में सुधार जरूरी है, लेकिन सबको इस सुधार की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी से दिखाई देती है कि राहुल गांधी ये सुधार कर सकते हैं, मोदी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यही बड़ा संकेत है कि मोदी सरकार से लोगों का भरोसा उठ चुका है। आज के कार्यक्रम से पहले पुणे में एबीवीपी के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इसके लोगों ने लड़कियों को डराने की कोशिश भी की, जिसके वीडियो सामने आए हैं। इस पर उदय भानु चिब ने क्या लिखा है, जरा वो देख लेते हैं, स्क्रीन पर ले आइए। कह रहे हैं उदय भानु चिब कि एबीवीपी के बंदरों, हैसियत में रहो। पुणे में अगर एक भी और बहन को धमकाने, डराने और हाथ लगाने की हिमाकत की तो इलाज सुविधा अनुसार होगा। छात्रों की गूंज, श्री राहुल गांधी की रैली में बाधा डालने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं उदय भानु जी। आपको बता दूं कि कल रात को लड़कियों के हॉस्टल में घुसकर उन्हें डराने धमकाने की वारदात हुई है, जिससे जाहिर होता है कि बीजेपी राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज पवन खेड़ा ने भी इस पर लिखा है। क्या कुछ लिखा है देखिए, पवन खेड़ा लिख रहे हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए, कि नरेंद्र मोदी पुरुष अहंकार यानी मेल ईगो के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमित शाह उनका पेपर बैक एडिशन है और फडणवीस उनका संक्षिप्त संस्करण है। इसीलिए वे महिलाओं को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, नीति निर्माण और राजनीति से दूर रखने की साजिशें रचते रहते हैं। आज सावित्रीबाई फुले की धरती पर जानबूझकर आयोजित किया जा रहा छात्राओं की गूंज कार्यक्रम इस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की दिशा में पहला कदम है, जिसके तहत युवा महिलाओं को अपनी बात कहने, अपनी आवाज सुनाने और अपना भविष्य खुद तय करने का मंच दिया जा रहा है। ये बात यहां कह रहे हैं पवन खेड़ा। स्कूल कॉलेज ठीक करने, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करवाने की जगह बीजेपी ये चाहती है कि विपक्ष इन कमियों को न दिखाए, और अगर वो दिखाए तो जनता उनकी बातों को न सुने। कोटा से पुणे तक, और इसमें अगर कोटा से आगे बढ़ें तो देहरादून, देहरादून से आगे बढ़ें तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक, यही कहानी बीजेपी की चल रही है। लेकिन हर बार कहानी के अंत में राहुल पहले से बड़ा कद लेकर वापस आ रहे हैं दिल्ली, यानी बाहर निकल रहे हैं उस मंच से, और बीजेपी की नाकामी उसी हिसाब से सामने आ रही है। आज भी क्या बीजेपी की नाकामी का एक और चैप्टर खुलने जा रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे कि आज एक बीजेपी की नाकामी का एक और चैप्टर खोल रहे हैं राहुल गांधी। ये जो आप देख रहे हैं, राहुल गांधी बैज लगा रहे हैं और पिंक कलर ब्लू टी शर्ट में आज पहने हैं, ब्लू टी शर्ट पहनकर पहुंचे हैं पुणे, और पिंक बैज लगाते हुए
और इसके बाद राहुल गांधी मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी का भाषण होगा, रैली को संबोधित करेंगे और उस रैली में क्या कुछ चल रहा है जरा अभी से थोड़ी देर पहले हमारे साथी इकरार ने जो बातचीत की है जरा स्क्रीन पर ले आइए और जरा सीधे रैली स्थल को ले आइए, जरा जल्दी से ले आइए और हम यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर चारों तरफ जिधर देखिए पुणे में अभी हालात जो हैं वो पूरा का पूरा मैदान पटा पड़ा है महिलाओं से, लड़कियों से। और उसके बाद वहां से जो तस्वीरें आती हैं वो तस्वीरें जरा देखिए, स्क्रीन पर देखिए, जरा ले आइए। जैसे जो पेरेंट्स अगर हम आपसे बात करें तो किस तरह से एक जो बहुत कठिनाई होती है अपने जो बच्चों को पढ़ाने में और अचानक पेपर लीक हो जाता है तो वो किस तरह से आपको फिर महसूस होता है उसको लेकर? पेपर लीक एक्चुअली बच्चों की इतनी मेहनत होती है वो पूरी मिट्टी में ही मिल जाती है अगर पेपर लीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं वगैरह, ऐसे हो जाता है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो बिल्कुल लगातार जो छात्रा हैं वो इस तरह से लगातार भीड़ जो लगातार है वो यहाँ की। और महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष शिवराज मोरे, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की और मेहनत करके आज ये नतीजा निकला है। और पूरी महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी नेतागण सभी ने लगातार मेहनत की, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा बढ़कर मैं आपको कहूँगी ये ऑर्गेनिकली जो हुआ है ये राहुल जी का प्यार मोहब्बत है बस। बिल्कुल, प्रयागराज में भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। हम लगातार राहुल गांधी के हर कार्यक्रम को कवर करते हैं, छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम होता है। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें, कितना असर ये कार्यक्रम डालेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, लेकिन क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से आज स्टूडेंट्स जागरूक हुए हैं। आज आप मुंबई में माहौल देख लीजिए, जब जंतर मंतर में एक मूवमेंट चालू हुआ था, वही मुंबई में दादर में शिवाजी पार्क में छात्रों ने एक मूवमेंट खड़ा किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज देश में जो स्टूडेंट्स जो जेनजी है उन्हें आप मतलब ये नहीं कर सकते हो, आप उन्हें एक दूसरी छवि दिखाकर उन्हें आप ये झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उन्हें पता है कि मोदी जी और शाह जी जो जिस तरीके की राजनीति करते, धर्म के राजनीति या फिर जात पात की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, वो अब ख़त्म होने के तादाद पे है, क्योंकि ये बहुत हो गया। जो 2012 से पहले जिस तरीके की भारत थी हमारा, जो भारत हमारा था, उसमें आप देख सकते हो हमें नहीं सुनने को मिलता था हिंदू मुसलमान वाली बात। लेकिन जब से मोदी जी कुर्सी पर बैठे, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से मंदिर के नाम पे चंदा बटोला जाता है। तो ये अभी लोगों के सामने है और कुछ बोलने के लायक मोदी जी और अमित शाह रहे नहीं, इसीलिए इस तरीके की गुंडागर्दी के इस पर उतर आते हैं। लेकिन ये भी अभी काम नहीं कर रहा है। आज की प्रोग्राम की सक्सेस आप देख चुके हो और बस राहुल जी का प्यार मोहब्बत है, मैं फिर से कहूँगी। और ये प्यार मोहब्बत जो राहुल जी जो दुकान खोलते हैं, इसमें शामिल होने हम सब यहाँ पर आज भारत की बेटी आप देख सकते हो, यहाँ पे आज हम मौजूद हैं और राहुल जी के साथ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। जो एक गेट है, इस गेट के बिल्कुल बाहर तक जो बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो भी अभी अंदर आने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, प्रोग्राम जो स्टेज यहाँ से करीब 500-600 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। छात्राएँ यहाँ पर पहुँची क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो सिर्फ छात्राओं के लिए है और छात्राओं की इतनी बड़ी भीड़ किसी कार्यक्रम में अभी तक हमने नहीं देखी। जो राहुल गांधी को लगातार सुनने के लिए आए हैं और राहुल गांधी को सुनने के लिए लगातार जो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड हैं कि वो किस तरीके की बात करते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं और फिर हम आपको सुनाते हैं कि क्या किस तरह से जो स्टूडेंट है वो लगातार, देखिए आप आवाज़ें सुन रहे होंगे लगातार। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से आप आई हैं। राहुल गांधी आज आप लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्या आपको कैसा लग रहा है? ये तो मतलब पुणे में जहाँ पे महात्मा फुले ने पहली स्कूल स्टार्ट की थी, उसी बेसिस पे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने जो मतलब महाराष्ट्र के बोलो या भारत की लड़कियों को कॉल किया है कि आप इकट्ठा हो जाओ और जो आपकी एजुकेशनल जो भी क्वेरीज है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिप्रेजेंट करो। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारत में पहली बार हो रहा है और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है राहुल गांधी जी ने।
बिल्कुल लगातार जो राहुल गांधी छात्रों की जो है वो गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी छात्रों के साथ रिलेट कर रहे हैं अपने आप को? काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मैंने ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, पर जो अभी तक उन्होंने भारत को एनालिसिस किया होगा और किया है, तो उनको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि भारत में जो यूथ है उसकी आवाज़ कहीं तो सप्रेस हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो भी प्रोपेगेंडा चला रहा है उसकी वजह से छात्रों का एजुकेशनल हो या करियर वाइज हो, उनकी आवाज़ दबती जा रही है। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनको उस आवाज़ को से कर रहे हैं, मतलब यू कैन कॉल आओ और आवाज़ बढ़ाओ, ऐसा। या तो एक्साइटेड हैं आप लोग राहुल गांधी का सुनने के लिए? क्या क्या बात वो आप लोगों से रखेंगे? अभी तो मैं कुछ मुद्दे रखने के लिए ही आई हूँ, होप सो मुझे बोलने के लिए मौका मिल जाए, उसी बेसिस पे, और कुछ नहीं। या थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार देखिए किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो तमाम जो यूथ है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जैन जी यहाँ पहुँच रहे हैं। भीड़ आप देखिए, कार्यक्रम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और कार्यक्रम पर दोबारा आपको ले चलेंगे सीधे। ये देखिए मंच आप देख लीजिए, मंच पर जो चल रहा है ये आप अभी देख रहे हैं। इसको हम लगातार दिखाते रहेंगे जैसे राहुल गांधी आएंगे। ये पूरी तस्वीर आप पुणे की देख रहे हैं ये, और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना जोश जो है वो हाई है। जोश सुपर डुपर हाई है, ये तय मानिए। और महिलाओं, लड़कियों की संख्या ज़बरदस्त है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हम लाइव लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ज़रा हमारे स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम हमारे साथियों को, पैनलिस्ट साथियों को, जो इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए इस वक्त दो साथी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप दोनों का स्वागत, इस्तकबाल। अमलेंदु जी, जल्दी से पहले आपके पास कैसे देखा जाए, क्या मानते हैं आप इस लगातार ये चौथा एडिशन है राहुल गांधी के छात्रों की गूंज का, ये चौथा कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम बाकी 3 कार्यक्रमों से क्यों अलग हो जाता है? न सिर्फ महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं, उसके अलावा भी क्या कुछ यहां है पुणे का ये कार्यक्रम? अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, एक तो ये पुणे का कार्यक्रम इसलिए कई मायनों में अलग है। जो राहुल गांधी के अभी तक छात्रों की गूंज होता रहा है और आगे भी जो होंगे, उनसे कई मायनों में इसको अलग समझा जा सकता है। वो खासतौर से इसलिए कि एक तो पुणे को जो चुना है और वहाँ पुणे में भी सिर्फ उन्होंने लड़कियों को मतलब मंच पर आमंत्रित किया है, ये महत्वपूर्ण बात है। और लड़कियां ही अधिकांश वहाँ पहुंची हैं और उनको सब बुलाया गया है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि लड़कियों की शिक्षा के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो हैं उनका नाम लिया जाता है कि उन्होंने ही स्त्री शिक्षा की भारत में शुरुआत की। और उसी जमीन से जहाँ से स्त्री शिक्षा की शुरुआत हुई, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शुरुआत की, उसी जमीन से राहुल गांधी छात्राओं की समस्याओं को लेकर सामने आ रहे हैं। और ये जो छात्राओं की समस्याएं होंगी, इनको लेकर जब आगे बढ़ेगा आंदोलन राजीव, तो इसका काफी हमको असर देखने को मिलेगा। एक तो ये है कि पहले ही छात्राओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनकी जेंडर बेस्ड समस्याएं होती हैं, शिक्षा में किस तरीके से उनको प्रताड़ना मिलती है वो एक अलग मसला होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारे मसले यहाँ पर सामने आ सकते हैं। और यहाँ से जो संदेश जाएगा, खासतौर से जो राहुल गांधी छात्राओं से सुनेंगे और उसके बाद जो अपना उसमें इनपुट डालेंगे और उसके बाद फिर जो संदेश जाएगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, सरकार के लिए भी चिंताजनक होगा। और इसका संदेश देश भर की छात्राओं में जो जाएगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक जो महिलाएं थी वो नरेंद्र मोदी का बड़ा कोर वोटर समझी जाती थी कि महिलाएं नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा कोर वोटर हैं और 10,000 रुपए और 2.5 किलो अनाज या 5 किलो अनाज में ही जो है महिलाएं सब वोट दे देती हैं नरेंद्र मोदी को, ऐसा एक परसेप्शन बनाया जाता था। मुझे लगता है कि वो परसेप्शन अब टूट रहा है और टूटेगा, क्योंकि आज यहाँ से जो आवाज उठेगी वो छात्राएं हैं और छात्राएं भी उच्च शिक्षा वाली अधिकांश होंगी। तो यहाँ से जो परसेप्शन बनेगा, उस परसेप्शन को तोड़ना मोदी जी और ये अमित शाह जी जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कठिन होगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश जी, कैसे आप देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? अब जेन जी बहुत आगे बढ़ता हुआ, जेन जी का ये आंदोलन, इसको क्या उसी हिसाब से देखा जाए? जंतर मंतर से निकल के इस आंदोलन को एक्सलरेट करने में जो भूमिका निभाई है जेन जी ने, उसको हम लोगों ने देखा है। लेकिन ये एक आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लगातार पिछले 6 महीने से देख रहे थे और आज
इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी यहां तक पहुंचे हैं, पुणे तक पहुंचे हैं। और अब भी जो CWC की बैठक हुई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, उसमें कहा गया है कि हर स्टेट के हर जिले में 802 या 803 जिले हैं देश भर में, जिसमें से 800 कार्यक्रम छात्रों की गूंज कराने का यहां फैसला किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये एक अलग तरह का कार्यक्रम धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन जब पुणे हम आते हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तस्वीरें आप तक सीधे सीधे पहुंच रही हैं। राजीव जी, देखिए, 2-3 बातें बहुत अहम हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड के साथ। जैन जी का जो ये एफर्ट है, सबसे पहले हमने जंतर मंतर से देखना शुरू किया। जैन जी ने देश को ये मैसेज दिया कि डरने की जरूरत नहीं, यानी जो बहुत अरसे से राहुल गांधी कह रहे थे डरो मत, वो बात कहीं पहुंच रही थी और उसका सही समय आया तो उन्होंने करके दिखा दी। पुलिस की जो भी जुल्म जाती है, और उसकी वजह से सच बात तो यह है कि वो डर के पूरे संसद सत्र में नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री भी और जो दावा करने वाले हैं लौह पुरुष जो है वो गृह मंत्री जी भी नहीं आए। तो एक चीज तो ये है, और ये उसी का फर्दर एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन की दूसरी बहुत बड़ी खूबी जिसे मैं देख पाता हूं कि ये इस शिक्षा का जो मुद्दा, शिक्षा एजुकेशन सिस्टम का जो मुद्दा, परीक्षा भी उसी का एक हिस्सा है, पेपर लीक होना भी उसी का एक एलिमेंट है। ये इतना अहम मुद्दा है, मैं समझता हूं, मेरी जो समझ कहती है कि इस देश का सबसे अहम मुद्दा अगर कोई है तो वो यही है। और जिस दिन हम अपने एजुकेशन सिस्टम को वाकई में सुधार लेंगे, बेहतरीन बना लेंगे, उस दिन हम एक साथ बहुत सारी समस्याओं को दुरुस्त करते हुए दिखेंगे। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट की समस्या, मिसाल के तौर पे जो सामाजिक समरसता की समस्या है, मिसाल के तौर पे सांप्रदायिकता की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को हम एक साथ टैकल करते दिखेंगे जिस दिन हमारे यहाँ एजुकेशन की स्थिति बढ़िया होगी। तो ये उस दिशा में किया जाने वाला प्रयास है, और इसको सबसे पहले इसका झंडा लेके कौन चला? सबसे युवा वर्ग। ये इतनी खूबसूरत बात है, इतनी सराहनीय बात है। जो माहौल थोड़े समय पहले इस देश का था, लगता था सिर्फ चारों तरफ अंधकार है, लेकिन उसमें इन बच्चों ने जिस तरह के जुगनू चमका दिए हैं, अब लगता है कि यहां से कोई पीछे जाने वाला नहीं है। इससे ज्यादा बढ़िया और सच्चा और ईमानदार मुद्दा इस देश में कोई है ही नहीं। अब रही बात इसकी कि राहुल गांधी के अंदर वो क्या देख रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर अगर उन्हें उम्मीद दिख रही है तो उसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जिस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम से आते हैं, वहां भी तो उनके कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले इस नब्ज को समझा, इसकी अहमियत को समझा। एक आध बार मुझे छुटपुट ऐसे ही लोगों ने कह दिया जो पढ़ा लिखा नहीं वो शिक्षा की अहमियत क्या जाने। राहुल गांधी के साथ ये जो पॉजिटिव बात है कि इस देश का युवा जानता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कैसा पढ़ा लिखा है, क्या उनका सोच है, क्या उनकी फिलॉसफी है, क्या कांग्रेस की फिलॉसफी है, ये कई चीजें एक साथ सब जुड़ती हैं राजीव जी, और उसी का ये एक्सटेंशन यहां दिखता है। अब रही बात तीसरी बात, पुणे में जो सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की जगह है, यस, इस देश में नारी शिक्षा का जो चैप्टर है वो यहीं से खुलता है, इसी पवित्र भूमि से खुलता है। उस जगह पे राहुल गांधी ने जिस तरीके से लड़कियां आगे आए, महिलाएं आगे आए, और ये वो महिलाएं हैं जो एम्पावर्ड फील करती हैं। ये हम लोगों की जनरेशन वाली लड़कियां नहीं हैं, दोनों में बहुत फर्क है। इतना बड़ा जनरेशनल शिफ्ट है ये कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत खूबसूरत चीज है, और ये तभी हो पाया है जबकि सोसाइटी में सरकार जो भी कोशिश करे ना करे, कितना भी दबाने की कोशिश की गई लड़कियों को, लेकिन जो जेंडर इक्वालिटी का समाज में जो एलिमेंट बढ़ रहा है, गर्ल एम्पावरमेंट का, वुमेन एम्पावरमेंट का जो एलिमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम यहां देख रहे हैं कि इतनी सारी लड़कियां एक साथ जुटी हैं। ये वो दौर है। यानी ये जो अब यहां से बात क्या निकलेगी, बात वही आगे बढ़ेगी जो बात हम लोगों ने कोटा में देखी, देहरादून में देखी, प्रयागराज में देखी, वही बात यहां से भी आगे बढ़ेगी कि शिक्षा की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसको दुरुस्त करने के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं राजीव जी की, जो मौजूदा सत्ता तंत्र है इसके पास वो विजन ही नहीं है कि वो हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार। जी बिल्कुल, मेरा फर्क कन्विक्शन है कि उनके पास वो विजन ही नहीं है। मैं ये विजन बड़ी शर्त को बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर होता विजन तो कहीं उन्होंने कुछ करके दिखाया होता।
12 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में उनका शासन है। वहां कुछ उन्होंने करके दिखाया होता, कुछ ऐसा दिखता कि नहीं साहब इनके पास थॉट है, विजन है। और वजह क्या है? वजह यह है कि उनको चाहिए मूर्खों की जमात। और बिल्कुल ब्लंटली कह रहा हूं, उनको चाहिए मूर्खों की जमात जिसे वो हाँक सके। अन्यथा आप सोचिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, कहने को उसमें विद्यार्थी हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या पुणे के अंदर? लड़कियों के हॉस्टल में जहां लड़कियां रहती वहां जाकर के डराने, धमकाने, मारने, पीटने की चेष्टा की। क्यों? क्योंकि तुम राहुल गांधी के कार्यक्रम में मत जाओ, मत पहुंचो। अरे भाई, ये जो तरीका है तुम्हारा, हिंसक तरीका, ये रवैया, ये तो देश लंबे अरसे से देख रहा है। इसीलिए तो ये फूटा क्यों है लावा? ये फूटा ही लावा इसलिए है क्योंकि लोगों ने जगह जगह पे इनका वो चरित्र देखा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कितनी इस बात की कोशिश की कि साहब स्कूलों की जो दुर्दशा है उसको दुरुस्त करने के लिए हम आगे आए। अगर आप वाकई में विद्यार्थियों का संगठन हो, विद्यार्थियों का हित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको आगे आना चाहिए था ना। बीजेपी शासित राज्यों में ही कुछ करके दिखाते। क्या आपने उस तरह की आवाजें बुलंद की कि साहब ये ठीक बिल्कुल सही नहीं है कि बार बार जो है वो बात पेपर करेंगे लीक हो मुकेश रहा जी। है? थोड़ा सा एक छोटा कमेंट लेता हूं। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत जी के पास भी, क्योंकि जल्दी से चाहता हूं, इसके तुरंत बाद राहुल गांधी आने वाले हैं। राहुल गांधी का भाषण हम सुनेंगे और इस कार्यक्रम को देखेंगे। फिर आप लोगों के बीच दोबारा आता हूं। प्रशांत जी क्या कहेंगे? यहां छात्रों की गूंज, चौथा एडिशन, चौथा पार्ट, और ये 3 पार्ट से अलग। राहुल गांधी ने खुद दावा किया है कि चूंकि ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड टू ऑल गर्ल्स, वुमेन्स, तो जब गर्ल्स की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी भी ब्लू टी शर्ट में पहुंचे, जब वहां पुणे पहुंचे, बैज लगाया और लगातार हमारे साथी जितनी महिलाओं से, जितनी लड़कियों से बात की इकरार ने, सब ने कहा, सब यही कह रही हैं कि हमें तो उम्मीद सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी में दिखाई देती है। कैसे देखा जाए, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं राहुल गांधी, पहले कोटा, फिर देहरादून, फिर प्रयागराज और अब यहां पुणे? ऊपर जो विजुअल चल रहा है उसमें कोई लड़की सावित्री बाई फुले की किताब लिए खड़ी है। अभी कैमरा ने उसको दिखाया। हमारे दोनों साथी बोल चुके हैं, ये वही जगह है, ऐतिहासिक जगह है। 1848 में सावित्रीबाई फुले ने यहीं पे लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। और जब वो अपने स्कूल जाती थी तो 2 साड़ियां लेके जाती थी वो, क्योंकि रास्ते में जो लोग थे वो उनके ऊपर गोबर और कीचड़ फेंकते थे कि वो स्कूल में ना पहुंच पाए। और वो स्कूल में जाकर दोबारा नहाती थी और फिर साड़ी बदलती थी और पढ़ाती थी। ये मानसिकता फिर पुणे में हो रही है। छात्र जमा हो रहे हैं अपने शिक्षा की समस्या को लेकर। राहुल गांधी वहां आ रहे हैं और एबीवीपी क्या कर रही है? उन्हीं छात्राओं पे कीचड़ फेंकने का काम कर रही है, उनको धमका रही है। तो ये मानसिकता नहीं बदली गोबर फेंकने वालों की अभी तक। ये इसलिए ये ऐतिहासिक है कि लड़कियां जो है वो एम्पावर्ड हैं। और आपने बताया कि ये कोटा, देहरादून, प्रयाग, इलाहाबाद के बाद चौथा है ये पुणे में, और सबसे अलग है क्योंकि सिर्फ लड़कियां हैं। और तमाम और बातों को छोड़ दीजिए, ये जो पूरा नया आंदोलन जो जंतर मंतर पे हमने देखा और मुंबई में और देश के दूसरे शहरों में, इसमें लड़कियों की भूमिका सबसे आगे रही है। लड़कियों ने लाठियां खाई हैं कीलों वाली। लड़कियां भी हिरासत में बस में घसीट के पुलिस ने किया है। लड़कियों के ऊपर कहां डंडे मारे हैं पुलिस वालों ने। और लड़कियों ने ही ब्रांड मोदी को 56 इंच का छोटा बंदर गाकर नारा उनका ब्रांड में छेद कर दिया। लड़कियों पे ही बड़े आहत हो गए और रील बनाने लगे मोदी जी। तो लड़कियों का रोल बहुत बड़ा है। और कल जो लड़की ने, रिया अहीर, जिस लड़की ने बस रोक दी थी पुलिस की और 20 युवाओं को उसमें छुड़वाया उसने, जो इलीगली डिटेन किए गए थे, उस लड़की को, रिया अहीर को, ये गोदी मीडिया, गोदी एंकर बुला के बेइज्जत कर रहा है। ये यही कर सकते हैं
तो चाहे पुणे हो, चाहे वो ये गोदी चैनलों के स्टूडियो हो, ये गोबर फेंकने के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। अब दूसरी बात, ये जो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, देखिए राहुल गांधी एकदम नए तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आपको याद होगा कि हम सबको याद होगा कि ये कैंपेन मोदी जी ने स्टार्ट किया था चाय पे चर्चा, उसके 1000 गुना वोल्ट का ज्यादा ये कैंपेन है। प्रशांत जी, रोकना चाहूंगा, सीधे राहुल गांधी पहुंच चुके हैं स्टेज पे, जरा सीधा सीधा लाइव चलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। कर युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे, युवा ख्वाब ये जल जाएंगे, सिंहासन वो हिल जाएंगे। छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। सिस्टम बदलने के लिए छात्रों की गूंज, शिक्षा व्यवस्था के लिए छात्रों की गूंज, देश के कल के लिए छात्रों की गूंज, तेरे और मेरे लिए छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज है ये, छात्रों की गूंज। Please welcome Shri Rahul Gandhi. Hello. Is it working? It's on. सर, हमारी आवाज से माइक नहीं चल पाएगा। We love you too much. Make some noise. Thank you. Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today, I came to Pune not to give you a lecture, not to tell you what I think, not to talk politics to you, but more to allow you to express yourself, to say what you feel, to say what you think. And what I have done is I have put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself. And we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ और पहली बार शायद मुझे बॉयज कम दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं और लड़कियां दिख रही हैं. The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. Can I do that? Now, all of you in your lives must have been told many things, nice things, bad things. Many of you must have felt scared. You feel scared sometimes on the street. You do. But I want you to remember one thing. If there's one thing that you remember from this evening, it is this.
that every single one of you is unique in this universe. If I was to look for any one of you, I will not be able to find a replica of that person. You are unique, you are special, you are individual, and you have your own dream, your own vision for your life. Am I right or am I wrong? I'm right. Many times people ask me, what is India's biggest strength? You get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy. Somebody will say our military. Somebody will say our medical system. Somebody might even say our people. But I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset. Now, एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now, there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself.
You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself. And I'd like to listen to you. थोड़ा आपका ओपिनियन सुनना है. थोड़ा परिचय कीजिए अपना. Yes. Hello, I am Advocate Rama Prasad Zavre. I have recently graduated. I'm a lawyer and I will be pursuing masters after this. I have noticed in the last 5 years that I spent taking my degree that women in my field are subjected to such stereotypes that my classmate would not be. They are given opportunities, networking opportunities, and even cases being handed to them only because they are men and they don't have a family. It doesn't matter if they stay home or not. Also, I have heard from my senior that it is a waste spending money on my LLM only because after a few years I won't be practicing and I will be raising a family, and it's really sad to see that my degree is just diminished to a point in my biodata. So how, when this happens, when you're in an exam at work and you're being told that you're a second-class citizen, that your degree does not matter, a man's degree matters, your degree does not matter, how does it make you feel inside? What do you want to say to India, to your friends here, about how you feel? Because I'm sure a lot of them also feel the same way. Definitely. I want my colleagues, my teachers, my friends to have confidence in me that I won't need to prove that I have that degree. I studied for it, I put my energy, efforts into it, and I will be successful. I don't think I need to prove it to a man. Because now, this is, I like this. She's saying that why do I need to prove it to a man? Why does a woman 24/7 have to prove to a man that she is good enough? Fundamental question. Would you like to say something about that? Hello, my name is Jnaneshwari. I'm from Pune, Maharashtra itself. I completed my Masters in Culture, Media and Governance from Jamia University, Delhi. And I lost my father before 3 years. And after that, he got a cancer. After that, there was so much family pressure, society pressure, community pressure. My dad was a sanitary worker. And I had a huge pressure. You have to do the relinquishment certificate. You have to submit the certificate. You will not. If I'm asking anything in a property or in anything, it's like I'm asking for. I'm asking for like. It's not my right. I'm asking for the. घर में जो भी सारी चीज़ें हैं उसमें मैं हिस्से मांग रही हूँ, हिस्सेदारी मैं कर रही हूँ. एज अ वुमन आई एम आस्किंग फॉर अ हिस्सा. हाँ, और एज अ लाइक इफ इज एनी अदर मैन, इफ माई आई हैव माई ब्रदर एंड इट्स हिज राइट, बट इफ आई एम आस्किंग इट्स मैं हिस्सा मांग रही हूँ. If your brother is asking, yes, it's his right. Yeah. And if you are asking, मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ घर में. मैं हिस्सेदारी कर रही हूँ. Okay. Yes. Again, now I'm come back from Delhi and like there is a huge pressure for marriage, and guy want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me who wants to pursue her career. You're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't want a girl like you? Thank you. But they want a girl like me, but they don't want like a girl who is who wants to pursue her career in journalism, in PR, or any social where you connect with the people, or it has a social job. They don't want like girl like me. They want 9 to 5 girl who is doing office work. She will come back at 5. She will serve you She will cook for you. She will serve you food and everything. The girl like me who wants to go into the journalism field, who wants to go on the. But why would a man
not be proud of a wife who goes out, works, is independent, is living her own vision, her own dream? Why is it that the man is uncomfortable with this idea? Then I think the man or his family would not be able to control on her. But why is this control so important for a man? Because always women treated as a secondary sex or human, they're not treated as an equal, or they're not treated as an equal human being or an equal citizen of this country, I feel. Do you think men feel they are superior to women? Yeah, definitely. Yes. They do? Yes, they do. So it's a mindset problem. Yeah, it's a mindset problem. It's a patriarchal problem. The way it's and you come into contact every day of your life with this patriarchy. Yes. The roads are controlled by the patriarchy. Yes. Right? Yeah. The businesses are controlled by the patriarchy. The school education system is controlled by the patriarchy. There is a caste hierarchy. Yeah. So how do you feel about this? Like, I just wanted to treat my education, or I wanted to look at my education it's a dignified thing. I wanted to treat myself as a human being, not as a secondary person or the citizen of this country. Do you get angry? Every day, every night. That what is going on? How is this happening? Yes, every day I got angry. Every night I started thinking about this, how it's like this. I'm educated. I completed my masters in Jamia. Still, I'm facing this. I'm an educated one. Still, I have to face this every day, every night, in every table conversation. It's every time. It's like, oh, you are the girl. You will you are a girl. You will get everything. It's not about, okay, you are educated. You have your own dreams. You have your own ideology. You can think. You have your own thoughts. It's not never like this. It's always like, you are a girl. You are good looking. So any man will get married to you, and you will have a good life. Right. Yeah. Well, thank you. Yes. Thank you. Nice to meet you. Thank you so much. Thank you, sir. So, we came up with the interesting word, control. Do you feel that society tries to control you, men try to control you in everything that you do? So, here is a trap, and there are 4 methods of control, and I want to understand from you, have I got this right or have I got this wrong? The first method of control, violence. Second method of control, disrespect. Time is used against you. And in every single sphere of life, in some way or the other, men and the system is trying to control you, make sure that you do exactly what it wants. Agreed? And very interestingly, this oppression is disguised as concern. Ki we are very concerned about you. That is why we need to control you. Yes? Okay. So, let's discuss a little bit about violence. Let's discuss a little bit about violence. ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो? फैमिली मेंबर्स टेल यू, उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके के कंट्रोल हैं, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी। एक तो डायरेक्ट है। मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born,
पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है। दैट इज द फर्स्ट वायलेंस, पहली हिंसा। दूसरी हिंसा हरासमेंट। इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है। राइट? सड़क पे, बस में, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है। तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है। घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है। और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है। यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस। वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण। हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं। और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं। ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल। तो 3 तरीके की हिंसा है। एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा। अब आपकी सुनेंगे। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? तेजस्विनी। नमस्कार। कैसी नाम? सुचित्रा। मैत्री। हाँ? मैत्री। बताओ, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? आप शुरू करेंगी? बोलिए, बीच में आइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है। उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं भाग गई।
भाग गई तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो इज्जत चली गई? हाँ। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया। और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया। और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई। पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों भाइयों प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते ना। थैंक यू। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पुणे आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी। तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी,
क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक बात कहनी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा गांव से आती हूँ, तो मैंने अपने 10th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं। और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है, और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th तक का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना है। Hi, my name is Maitri. I am currently a psychology student studying in Pune University, and I travel by daily commute by public transportation literally almost every single day, and I feel like safety is becoming a very big concern because I leave early and return home late, so it becomes a very... What time I leave around 8 a.m. and I come home around 9:30 p.m. That is very late for where I live. Yeah, so I feel I coming from an urban city is very probably, I don't have to give up my education because of my safety, but the girls from the rural area region have to their parents prefer that if they have to send their female children out to study, because villages don't really have schools for higher education. They prefer their son goes outside instead of their daughters because it is really safe. And I feel if education, the access to education has to become so difficult, I think it is becoming a barrier for education. Why do you think this mindset, ये जो mindset है कि बेटे को educate करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से? I think the social norms created around कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट, अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी जो लड़कियां हैं, 60% घर से अकेली नहीं जा सकती हैं। अगर घर से बाहर जाना होता है तो किसी के साथ जाना होता है। सेकंड, 45% शादी के लिए या हाउसवर्क के लिए, 45% शादी या हाउसवर्क के लिए ड्रॉप आउट करती हैं। और आखिरी, जो शायद सबसे अमेजिंग आंकड़ा है, और इससे तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इस देश में सिर्फ 8% महिलाओं के पास इंडिपेंडेंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है। मतलब फाइनेंशियल कंट्रोल, मूवमेंट पे कंट्रोल, और आप क्या करोगे उस पे कंट्रोल। नमस्कार, हेलो, what's your name? My name is Pradnya. Nisha. Welcome. Oh, you're translating. My name is Sheikh Amna Usama. You can say. What? Yeah, I'm a translator. I'm Anushka, and my name is Anushka, and I'm translator for Nisha. Yeah. So, कौन शुरू करेगा? आप करेंगे? बोलिए। So, नमस्ते कंट्रोल, सर। आपको कंट्रोल कैसे किया जाता है? फाइनेंशियली कंट्रोल कैसे किया जाता है? मूवमेंट में कंट्रोल कैसे किया जाता है? So, namaste sir and hello everyone. My name is Pradnya Kumar Gawande
एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ SY BSc साइबर एंड डिजिटल साइंस। सो सर, हम सब समझ रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है अभी AI पर डिपेंड है और साइबर सिक्योरिटी पर डिपेंड है। तो मुझे पहले से ही साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करना था, बट ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं है और पुणे के रेपुटेड कॉलेज की फ़ीस अराउंड 3 लाख मतलब एनुअल फीस है सर ये, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरे पापा ड्राइवर है और मम्मा हाउसवाइफ है मेरी, मुझे एक छोटी बहन भी है और इसके अलावा मैं बच्चों को इवनिंग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाती हूँ। क्लिनिक में एज अ रिसेप्शनिस्ट में काम करती हूँ, जिससे मेरा ट्रैवलिंग वगैरह मैनेज हो जाता है। तो मैंने मेरा डिसीजन चेंज करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे मुझे साइबर सिक्योरिटी स्कॉलरशिप के साथ नहीं मिल रहा था, तो मैंने दूसरा कोर्स ले लिया साइबर एंड डिजिटल साइंस। सो सर, मैं क्विक हिल फाउंडेशन की तरफ से साइबर अवेयरनेस करती हूँ और मुझे बच्चों की प्रॉब्लम्स ये समझ आ रही है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स ये समझ में आ रही है कि AI के द्वारा उनके फ़ोटोज़ बहुत अश्लील मतलब वे से एडिट करके उनको डिमांड की जा रही है कि अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर डाल दूँगा। और इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी जो वॉरियर्स जो साइबर वाले हैं उनके पास है। और ऐसे कोर्स को हमें स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही है, और स्कॉलरशिप नहीं है तो गवर्नमेंट में ये कोर्स क्यों नहीं है। और ठीक है, अगर हम लड़कियां ये वर्किंग होके सीख रहे हैं तो फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, कॉलेज के अलावा आप इधर उधर क्यों घूम रही हो, इतने बजे इसका कॉल क्यों आ रहा है, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत पहनो। मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर। वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है और वो भी सोसाइटी के प्रेशर के अंडर, अगर हम पढ़ रहे हैं और हमारे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है तो हम करियर पर या फिर हमारे जो स्टडीज़ पर कैसे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ये सब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अगर मैंने माना कि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, बट ये तो डायरेक्टली हमारे फ्रीडम पर वार हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि मुझे एक स्पेशल फेवर वगैरह मिले, बस मुझे एक फेयर चांस चाहिए सीखने का और खुद के पैरों पर खड़े होने का। दैट्स इट। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम शेख आमना उसामा है। मैं SY BA में हूँ, पॉलिटिकल साइंस है मेरा मेजर सब्जेक्ट। मैं भिवंडी से आती हूँ और मैंने देखा है भिवंडी में नॉट ऑल बट कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बच्चियों को इस वजह से नहीं पढ़ा रहे क्योंकि वो लड़कियां हैं। उनको यही बोला जाता है कि अरे तू लड़की है, पढ़कर क्या करेंगी। उनको ऐसा लगता है कि ये पढ़ेंगी तो ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, और वो उनको इकोनॉमिकली डिपेंडेंट रखना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंजॉय द पैट्रियार्की और कंट्रोल ओवर देम। उसके अलावा सेकंड थिंग ये कि माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है और पुणे पढ़ने के लिए भेजा। पुणे में मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे क्लासेस जाने के लिए, कोचिंग क्लासेस जाने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लड़कियाँ इतना अनसेफ फील करती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ो और कोई आदमी के पास एक सीट खाली है बस की, तो आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि मैं बैठूं या मत बैठूं, मैं रुकूं कि कोई महिला के बाजू में सीट खाली हो जाएंगी, मैं उधर जाके बैठूं। तो ये सीट मिलने के बाद भी बैठने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ता है। सेकंड थिंग, जब हम देखते हैं कि बस बहुत ज़्यादा फुल है, हद से ज़्यादा रश हो गया है, तो भी सोचना पड़ता है कि अरे जाए या मत जाए, कोई छेड़ देगा, कोई पैर टच कर लेगा, तो ये एक टेंशन रहता है। इसका अपोजिट, अगर बस पूरी खाली है तो भी जाने से डर लगता है। मतलब आपको क्या करना है, आपको भरी हुई बस में चढ़ना नहीं है, आपको खाली बस में चढ़ना नहीं। मतलब हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ऐसा बना दिया है ना कि गर्ल्स को सेफ फील ही नहीं होता है। तो मैं गर्ल्स से भी और बॉयज़ से भी कहना चाहूँगी कि अगर आपकी वजह से लड़कियाँ अनसेफ फील कर रही है तो आप ही का काम है कि उनको सेफ भी फील कराए। अगर किसी के साथ ये होता हुआ देखे तो प्लीज़ उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाए, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए, बट जितना हमारा राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी हम भी डिजर्व करते हैं।
हेलो राहुल जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं सुबह से मुझे बहुत बुखार है, लेकिन उसके आगे की बात ये है कि मैं जो मांजरे में पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल चल रहा है, जो मेरे भाई बहन जो अनशन पर बैठे हैं, वहाँ से मैं आई हूँ। तो मुझे कहाँ बैठे हैं? मांजरे में, पुणे में ही। अच्छा, और क्या कारण क्या है? जो हमारी मांगे है वो इसमें लाई है, मैं आपको आगे बोलो। तो हमारी मांगे है कि हमें शिक्षा चाहिए, और मैं आपको मराठी में समझाऊंगी ताकि ताकि मेरी बात है वो अकेली निशा की नहीं है, वो सब ट्राइबल स्टूडेंट की है, पूरे देश की है, पूरे महाराष्ट्र की है। इसलिए मैं आपको मराठी में बात करके बताऊंगी। जो आम्ही जे उपोषणासाठी बसलेलो आहोत, आमचे भाऊ आणि त्याच्यामध्ये आमच्या 2 बहिणी देखील बसलेल्या आहेत, आणि त्यातलीच एका बहिणीची तब्येत खूप नाजूक झाली, तिला आज हॉस्पिटलमध्ये नेलंय। आणि हे सगळं असताना देखील जेव्हा आमचे प्रतिनिधी मंत्रालयामध्ये गेले, तर तेव्हा आमचे जे आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री आहेत ते काय बोलले असतील तुम्हाला सांगितलं तर तुमच्या अंगावर काटा येईल। ते म्हणतात, सॉरी, मी याच्यावर काही करू शकत नाही, हे सीएमच्या हातात आहे। मग तुम्ही जर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी तिथं बसलेत, तर तुम्ही जर तिथं आमच्या विकासासाठी बसलेत आणि तुम्ही जर आमचा विकास साधू शकत नाही, तर तुमचा तिथं बसण्याचा अधिकार नाही, हे मी आज ठणकावून सांगते। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी अजून एक सांगेल की ज्या आमच्या भागामध्ये ज्या आश्रमशाळा असतात, तिथं जे सेंट्रल किचन पद्धत लागू केली, जसं की एका ठिकाणी जेवण बनणार आणि ते 70-80 किलोमीटर लांब घेऊन जाणार, आणि त्यामुळे ते जेवण खराब होतं, त्यामुळे विषबाधा होते। आणि विद्यार्थी, आत्ताच एक गोष्ट झाली गडचिरोलीमध्ये, कारण आदिवासी ज्या आश्रमशाळा आहेत त्याच्यामध्ये बेडची सुविधा नाही आहे, पिण्याचं पाणी देखील नाही आहे। त्याच कारणामुळे गडचिरोलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी झोपेत असताना त्यांना मण्यार सापाने दंश करून 3 विद्यार्थी मेले आणि 3 विद्यार्थी अजूनही हॉस्पिटलमध्ये आहेत। तर आमची मागणी अशी आहे की त्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना ॲटलिस्ट 1 कोटीची तरी मदत करा, आणि ह्या सरकारने त्यांची मदत 4 लाखांवर मोजलेली आहे। तसंच आमचं त्यांना एक मागणं आहे की ज्या आमच्या आदिवासी विद्यार्थिनी असतात, तुम्ही जर पाहिलं ते जे आदिवासी हॉस्टेल आहेत ते जे शहरं आहेत जसं की पुणे, मुंबई, तर जे पुण्याचा जो सेंट्रल भाग आहे तिथं नाही आहेत, मांजरी, कोंढवा, और इस वजह से जो हमारा शिक्षण है, हम जो पढ़ते वो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं रहता, क्योंकि 4-4 घंटे हमें वहाँ जाने आने में ही लगते हैं। तर ह्या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही मागच्या 10 दिवसापासून उपोषणासाठी बसलोय। तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की मी तुम्हाला जे आता निवेदन दिलं आहे त्याचा विचार करून तुम्ही आमच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करून आमच्या मागण्या सोडवण्याचा प्रयत्न कराल। थँक्यू। तो बताओ ओके, इन्होंने अपने कुछ मुद्दे आपके लिए लाए हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आदिवासी कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, और आदिवासी डिमांड्स के लिए इनके काफ़ी भाई बहन सारे उपोषण पे पिछले 10 दिनों से पुणे में ही बैठे हैं। क्या मेन डिमांड क्या है? इनका डिमांड, एक बार प्लीज़ आप फिर से, क्योंकि मेन डिमांड क्या है? मेन क्या डिमांड? जो ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है उसने जो GR लागू किया है, जैसे कि जो हॉस्टल में नियमावली होगी वो उसमें लिखा है कि हम 13 साल तक ही पढ़ सकते हैं, कि 13 साल तक ही हम हॉस्टल में रह सकते हैं। और फर्स्ट डिमांड ये है उनकी कि ये जिस ट्राइबल हॉस्टल्स में ये रह रही है वहाँ पे ऐसा रूल है कि वो सिर्फ 30 ईयर्स तक ही वहाँ पे रह सकती है। आफ्टर दैट ये सरकारी हॉस्टल है? हाँ, ट्राइबल कम्युनिटी का जो हॉस्टल होता है वो सभी सरकारी ही होता है। और ये सारी डिमांड्स ये लोग सीएम के पास लेके गए और वहाँ से उन्हें बताया गया कि सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनका कहना है कि फिर अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप बैठे क्यों हो कुर्सी पर। और आप क्या चाहती हो, किस एज तक उसको करा जाए? ज़्यादातर 35 एज तक भी हम
म्हणजे आम्ही जरी आम्हाला 35 वर्षासाठी पण 35 वर्षापर्यंत जरी दिलं तरी ठीक उनको है 35 इयर्स तक हॉस्टल मिलना चाहिए। 35 इयर्स हो जाएगा तो खुश हो जाओगी? वैसे तो हमें ये एज की लिमिट है वो ही नहीं चाहिए, लेकिन ये सरकार है वो तो आपको भी पता है, लेकिन हम ये चाहते कम से कम ये 35 एज तक भी आ पाए, इसलिए मैंने ऐसे बोला। लेकिन हम मुझे आप वहाँ इनवाइट क्यों नहीं कर देते? हमने आप मुझे वहाँ बुला लो, Yes. मैं भी आ जाऊंगा, बैठ जाऊंगा आपके साथ। आम्हाला आवडेल तुम्ही तिथं आलेले, आणि आमच्या मुलांची देखील इच्छा आहे की तुम्ही तिथं यावं आणि आमच्या प्रश्नांवरती बोलावं आणि आमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा। वो चाहती है कि आप वहाँ पे आए, वो खुशी खुशी आपको बुलाना चाहती है। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, मैं थोड़ा दबाव और एक साथ डाल देंगे। मैं और एक बात कहना चाहूंगी, उससे तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारे ट्राइबल हॉस्टल होते, ज़्यादातर वहाँ यहाँ पुणे में गढ़चिरौली, नांदेड़, अमरावती वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं वो तो हर रोज़ घर नहीं जा पाते, और जुन्नर जो आंबेगांव वो तो लड़कियाँ जाकर आती है, लेकिन वो जो गढ़चिरौली के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं जा पाते। तो हम दिवाली में या किस छुट्टी में गए और 1 महीने से ज़्यादा वहाँ पर रहे, तो वो बोलते हैं कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट लाए, और वो फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, और हम जब इस बात पे आवाज़ उठाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको 1 महीने में, आप शांति से सुनिए क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है। मैं कहना चाहूँगी कि हम जब उनको पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्यों करना है, तो वो बोलते हैं आपको 1 महीने में आपको जानलेवा बीमारी हुई तो, और किस संसर्गजन्य बीमारी हुई तो मैं क्या कहना चाहती हूँ उन प्रशासन को कि आपकी जो स्कूल है, जो आश्रम शाला है, प्राइवेट स्कूल है, सभी स्कूलों में जो 24 घंटे एक नर्स क्यों नहीं रख पाते। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? थैंक यू। तो डिसरिस्पेक्ट की बात करते हैं, लोग क्या कहेंगे। पहली स्लाइड में हमने आपको फिजिकल वायलेंस की बात बताई, रेप की बात बताई, हिंसा की बात बताई, मगर शर्म के कारण 99% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस केसेस, रेप केसेस, मोलेस्टेशन केसेस, ये अनरिपोर्टेड जाते हैं। तो वो जो 6% का आंकड़ा है वो एक्चुअली सच्चा आंकड़ा नहीं है, सच्चा आंकड़ा उससे बहुत ज्यादा है, मगर शर्म के कारण अनरिपोर्टेड जाते हैं। 84% महिलाओं को काम करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और फाइनल सैलरीड महिलाएं जो हैं, किसी भी जॉब में हिंदुस्तान में अगर आप सैलरीड महिला हैं तो आपको 25% सैलरी पुरुषों से कम मिलती है। तो ये बात हुई डिसरिस्पेक्ट की। आखिरी आर दे कमिंग? हेलो। So before we move on, sir, there is someone very, very special who's joining us here today. Okay. And sir, भोजपुरी गानों से पॉलिटिकल सटायर भी करती हैं। नेहा राठौड़ जी is here. So नेहा राठौड़ जी, please join us. डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं।
ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफ़ी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। अरे औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बहुत अच्छा गाया। पानी लेंगे? नहीं सर, थैंक यू। और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दूं सर, अगर आपके पास? हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो एक गीत बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। मैं एक गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। दो भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश।
थैंक यू वेरी मच, लवली, शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया गया। मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड कम एंड सी मी समटाइम। एंड फाइनल ताला, फाइनल कंट्रोल समय का। अब शादी की उम्र हो गई है। टाइम इज वेपनाइज्ड। एवरेज जो महिला है, जो लड़की है 15 से 29 साल की, वो एवरेज घर में 5.5 घंटे काम करती है। उसी घर में एवरेज लड़का 30 मिनट काम करता है। लड़का बाहर जा सकता है, लेट आ सकता है, कभी भी बाहर जा सकता है, मगर आप लोगों को 8 बजे शाम वापस आना पड़ता है, कर्फ्यू होता है। राइट राइट। और फाइनली एज लिमिट के बाद जो लड़के होते हैं एग्जाम्स 1, 2, 3, 4 बार ले सकते हैं, मगर मैरिज एज 23 साल होती है। और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एक मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनको कहा जाता है अब शादी का टाइम आ गया है, अब एग्जाम मत कीजिए, अब शादी कीजिए। तो हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हो? व्हाट्स योर नेम? आई एम शरयू चोपड़े एंड आई एम फार्मासिस्ट। Okay. एंड आज यहाँ पर मैं सारे एमपीएससी एस्पिरेंट की आवाज़ बन के आपके सामने आई हूँ। बताइए। हमारा सर पेपर लीक हो गया है। एमपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी और इसको दबाया जा रहा है। 22 मार्च को हमारा एग्जाम हुआ था और 20 मार्च को पेपर लीक हो गया। जब पता चला पेपर लीक हुआ है तो एमपीएससी ने डिनाई कर दिया। फिर एफडीए कमिश्नर और एमपीएससी को खुद जाके हम मिले, ये पूरा वायरल हो गया। तब सिर्फ कंप्लेंट की है, अभी सीआईडी के पास गया है और अभी उसको दबाया जा रहा है। बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम आए हैं, बहुत सारे अधिकारियों के नाम आए हैं और इसको सप्रेस किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट फेयर एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत दिन रात पढ़ाई करते हैं। पुणे इज एमपीएससी हब। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर वो एमपीएससी देने के लिए, अधिकारी बनने के लिए आते हैं। तो जब हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत खराब। हमारा तो दिल टूटा। एज अ वुमन हमें मैरिज का प्रेशर रहता है, घर वालों का प्रेशर रहता है, सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है हमें। और जब पेपर लीक होता है तो लड़कियों पर असर अलग होता है, पुरुषों पर अलग होता है, क्योंकि आपकी डेडलाइन होती है, उनकी डेडलाइन नहीं होती है। हमारा तो पूरा करियर खत्म होने के चांसेस रहते हैं 100%। सर ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा। यस। और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलने का मैंने, टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं और वो जाके उधर फरार हो रहे हैं जिधर उनका पता ना लगा सके। अभी ये पॉलिटिकल हो जाएगा सर। ज्यादा पॉलिटिकल मत बोलो। हाँ, बेटर नॉट डू पॉलिटिकल। इसीलिए तो चुप हूँ मैं सर। ठीक है, ओके। हमें री एग्जाम चाहिए सर, आप कुछ तो बोलो। यहाँ पे बहुत सारे एमपीएससी के एस्पिरेंट्स आए हैं, उनको सिर्फ एक ही उम्मीद है कि आप री एग्जाम को बारे में कुछ तो बोलोगे। मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं इस पे? आप हमारे साथ रहिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। जो हमारे साथ अनफेयर हुआ है उसको प्लीज, उसको कुछ तो कीजिए। हमारा वो रद्द होना चाहिए। नायब तहसीलदार के लड़का लड़की वो टॉप 5 में है, उनको मतलब उनका अगर पिछला रिजल्ट देखा ना, उनको कुछ भी नहीं है, वो A ग्रेड B ग्रेड में है। ठीक है, थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर मुझे बताना एग्जैक्टली कैसे मदद कैसा हुआ। यस, मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स, वो जो है प्रूफ, वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है,
थैंक यू। वेलकम, बहुत थैंक यू अच्छा सो लगा मच आपसे सर। मिलकर, थैंक यू। तो शुरुआत में मैंने कहा कि एक माइंडसेट है, मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट। और मैं थोड़ी छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं और फिर इसके बाद आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड and fight for your space in society. Hello? Huh? We'll do it. I'll just do it. Come. हेलो सर। Hello. देश में लोकशाही आज लग रहा है। आज लग रहा है। एक मिनट। नहीं तो नहीं तो Grab my hand. Spread out a little bit. Go like this. पुढे थांबू शकतो आपण. Thank you. सर Lovely. अभी करते हैं. We'll just finish.
When we finish, you talk to me then. Okay? Now it's finished. Lovely to meet you. मुझे बुला लो. हाँ जी everybody, थोड़ी आवाज हो जाए सर के लिए. Come on everybody, let's go. थोड़ी और एनर्जी. पुणे एनर्जी कहाँ है? I'll ask you a thing. Yeah. So we just address them in Marathi saying Pune Manje Prem. Okay. It means Pune means love. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. I'll ask you. Yeah. And I say Pune Manje Prem. You have to all say it. We'll just do it. We'll just do it. Okay, and now girls, सुनो, सर पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर. Pune Manje Prem. Thank you. पुणे मंजे प्रेम. पुणे बोल मंजे दिया प्रेम. guys. से- से- क्या बात है. थोड़ी और पुणे आवाज हो मंजे जाए. प्रेम. पुणे मंजेच प्रेम. Pune Manje Prem. Love you all. Thank you. Good night. Well, there is still something else, sir. There is, okay. There's Tell still me. something There's else. the selfie. There is, that definitely is, but there's something else also. Okay. क्योंकि आपने कहा पुणे मंजे प्रेम, and what is that? अच्छा, पुणे तिथे काय उने. वो भी है. बट क्योंकि सर ने ये कहा, हमने सर के लिए भी एक सरप्राइज रखा है. अच्छा. We have a surprise for you. Ladies, do you mind coming onto this side? Ma'am, do you mind coming onto that side? We have a surprise for you, sir. क्योंकि आप पुणे में आए हैं, the send off to you should be Pune style. Okay. Here we go. Bring them in. Pune style celebration then. Let's go. We walk out. Pune ready ho? Pune style ke liye? All right, sir. Here's a surprise for you. 3, 2, 1. I don't have to dance. हम आग नहीं उजाला बनना चाहते हैं. हम शोर नहीं आवाज बनना चाहते हैं. हम भीड़ नहीं एक पहचान बनना चाहते हैं. And with that, everybody make some noise for Shri Rahul Gandhi! Thank you. And now the selfie, sir. The epic selfie, 15,000 women coming together. Thank you, girls. Thank you so much. Thank you. Let's get a picture with sir. I got worried. I thought you were going to make me dance. I panicked. Thank you. Yeah. And now, Thank you. and now, सब तैयार हो जाओ सर के साथ सेल्फी के लिए एवरीबॉडी. सारे मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन, सारे के सारे. सर, पिछली बार आपने पिंक शर्ट पहना था, ये तो जलजला मच गया था. इस बार येलो इज द सीजन. आई एम श्योर पूरा इंडिया ये भी फॉलो करने वाला है. लेट्स गेट अ नाइस सेल्फी नाउ एवरीबॉडी. कम ऑन, हियर वी गो. रेडी. Press this button, only this one. Yes, sir. This one. Yeah, you can do it. Come on, Pune! Thank you. And on that note, thank you, sir. We truly, truly, truly love you. Thank you. And you are the person we look forward to do anything Thank and you very everything. much. Thank you for being Thank here, you. sir. And thank you everybody. Thank you for a lovely evening. Come. Really? She wants to come. Oh my God. अब तो सर ने कह Why दिया don't the है. other girls also come? ऐसे ही नहीं कहते कि सर बड़े दिल वाले हैं. सारे आ गए. Everyone is here. Come on. We do a selfie. Come. Hi.
I want to talk to you about many things. So lovely. And on that note, Pune, मजा आया तो आवाज हो जाए। एक कल्चरल शॉक कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। क्या बेहतरीन दिन रहा है सारे लड़कों को वहां पे। थैंक यू ब्रदर्स। Thank you. Good night. I forgot. Welcome and love you to the boys also. Good night. Thank you. Thank you. Thank you, sir. And now, छात्रों की इस गूंज को और सेलिब्रेशंस को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पे अब आपको बताना है। थैंक यू सो मच पुणे की सारी लड़कियां, all the girls who came up here. We love you, we respect you, you're the future of the country. तो देख रहे थे आप लोग छात्रों की गूंज। राहुल गांधी और पुणे से हमारे साथी अनिल सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से 3 साथी प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु जी और मुकेश जी जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर एक अंतराल के बाद फिर से स्वागत करता हूं। तमाम साथी आप सब जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे, आप सबका भी स्वागत एक बार फिर से। एक शानदार शाम, शानदार कार्यक्रम और टोटली डिवोटेड टू विमन, महिलाएं, लड़कियां आपने देखा और ये बहुत एक शानदार प्रोग्राम। जल्दी से अनिल जी आपके पास ही आना चाहता हूं। और पुणे का क्या सूरत हाल आज है? आप चूंकि इसको फील भी कर रहे होंगे और 3-4 दिनों से ये जो कार्यक्रम जिसकी तैयारी चल रही थी, और ओवरऑल राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर आपके विचार। देखिए क्या हुआ कि उन्होंने एक तो प्रोग्राम तो बारे में देख ही लिया आप लोगों ने कैसा हुआ। इन लोगों ने क्या किया कि उसके लिए जो वार्म अप होना चाहिए वो करा दिया खुद ही एबीवीपी और लोगों ने। पहले इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट किया लोकल कि एनएसयूआई वर्सेस एबीवीपी हुआ। लड़कियों को मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल औरत ने एक मतलब छात्रा ने टाला था कि स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, फीस बहुत बढ़ गई है, तो उसको दबा करके फिर से उनका स्टेटमेंट चेंज किया। इस तरह से इन्होंने किया कि लोगों को एक रिएक्शन भी महिलाओं में हुआ। काफी कल रात में ड्रामा हुआ उसके लिए, और एनएसयूआई के बच्चे पीटे भी, पुलिस ने उस पर एफआईआर भी कर दिया। तो ये जो दमनकारी नीति है उसका भी एक प्रतिरोध भी मतलब हुआ, एक रिएक्शन भी हुआ और लड़कियों ने तय किया कि हम जाएंगे। तो प्रोग्राम को एक तरह से पब्लिसिटी देने में और उसको जो कहते हैं कि लोगों के बीच में पॉपुलर बनाने में उनका भी योगदान है, उसके लिए भी उनको देना चाहिए, इन लोगों को मतलब धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वो जो कल से जो वार्म अप जो है उन्होंने कर दिया, खुद ही करवा दिया। क्योंकि ये कंट्रोवर्सी नहीं होती तो नॉर्मल कोर्स में होता, लेकिन बाद में तो कई मतलब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की जो लड़कियां थी या जो दूसरे थे उन लोगों को लगा कि जाना चाहिए। तो दूसरा है क्या कि इंटेंसली मैं इसको देख रहा हूं कि एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम लेकर के कांग्रेस आई है। कांग्रेस हमको लग रहा है कि अपने इतिहास में गांधी जी ने भी बहुत परिवर्तन लाए। महिलाओं का जो भी भारत में देखते हैं आप जो स्थिति है या जो चेंजेज है जो निकालने का, और उसमें ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 वाला है उसका तो बहुत ही योगदान है, और उसी से एक तरह का रिवॉल्यूशन हुआ। बाद में सबसे ज्यादा महिलाएं फिर 74 मूवमेंट में आई, लेकिन एक कंसर्टर उन लोगों ने भी पैट्रियार्की के खिलाफ जो बंधन है कंट्रोल के खिलाफ, और मार्क्सिस्ट लोग भी करते हैं, लेकिन एक उसको अभी के समय में एक बहुत ही विपरीत माहौल है कि जबकि मनुस्मृति की तरफ लोग जा रहे हैं, मतलब
की आवाज लगा रहे हैं। महिलाओं को जो आप देखे रहे हैं महिला वंदन और क्या क्या नाम से, मतलब सारा जो नैरेटिव है वो एक तरह से पूरा मतलब पुरातन पंथी नैरेटिव है, कंजर्वेटिव नैरेटिव। उसके बीच में उन्होंने एक बहुत फोर्सफुल और एक बोल्ड मतलब स्टैंड लिया है, जो कि पैट्रियार्क स्मैश पैट्रियार्की, और उसके बाद हर एक एस्पेक्ट को कह रहे हैं। ये एक हमको लग रहा है क्या कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है अभी के हिसाब से ऐसे माहौल में। एक और पॉइंट मैं इसमें कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने जो मतलब आप देखें कि मोहब्बत की दुकान खोलने से मतलब कम्युनलिज्म का फाइट है, उसके बाद आगे सामाजिक न्याय की फाइट, जाति जनगणना और जो उनके सवाल हैं, उसके बाद आगे लोकतंत्र का जो मुद्दा था कि ह्यूमन राइट्स का इशू, कि भाई ये जो है दमन हुआ है और इसको हम इसके खिलाफ जो अभी आपने देखा FIR वाला जो हुआ दिल्ली में, और उसके बाद ये पैट्रियार्की वाला। तो अब जो सर्कल जो है, जो एक मतलब जो पूरा एजेंडा है, एक पॉलिटिकल एजेंडा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियोलॉजिकल स्टैंड होना चाहिए एक मॉडर्न पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, वो एजेंडा कंप्लीट हमको दिख रहा है। ये जो है मतलब पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों सबको जो साथ में महिलाओं को जोड़ने का, तो जो सामाजिक न्याय का जो उन मुद्दा न्याय का लेकर के चले थे वो अब कंप्लीट हो गया। जो अवधारणा डॉक्टर लोहिया की थी कि महिलाओं को भी, जो कि बाद में ये हो गया, बाहर हो गया मुद्दे से, उसको भी उन्होंने जोड़ लिया है। इट्स ए ग्रेट, मतलब एक तरह से समझिए कि एक बड़ा जंप है, आइडियोलॉजिकल जंप कांग्रेस जैसे संगठन के लिए और इस समय के लिए। जी जरा सीधे चलना चाहता हूं उधर। इकरार बात कर रहे हैं उन महिलाओं से, उन लड़कियों से जो वहां मौजूद थी। जरा सुनते हैं क्या, फिर आप लोगों के बीच आता हूं तुरंत। बीजेपी सीधे इकरार क्या बात, ब्लॉक अध्यक्ष है, वहां से लेकर PM तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम करके दिखाए ना, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं, 0% पॉलिटिक्स। और सिर्फ वुमेन सेफ्टी पे बात की सर ने, बहुत ही अच्छा बात किया, वुमेन सेफ्टी, गर्ल पावर, उसके बारे में बात किया। इसमें 1% भी पॉलिटिक्स नहीं है। यहाँ बीजेपी में मैं एक भी बंदा मैं चैलेंज करता हूँ कि इसमें ऐसा प्रोग्राम करके दिखाए, या वो ब्लॉक अध्यक्ष हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हो, कोई भी ऐसे बात नहीं कर सकता है, कोई भी ऐसा इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकता है। अच्छा, स्टूडेंट जो छात्रा हैं वो भी बहुत, गर्ल्स जो है वो सबसे ज़्यादा संख्या में आज यहाँ पहुँची है। मैं देख के दंग रह गया, इतनी भीड़ है। आपकी खुद आप बेटी को साथ में लेके आया जी। हाँ, मेरे फादर मुझे बोले कि हम साथ में जाएंगे, मतलब हमें मुझे और कुछ नया सीखने मिले, मुझे एक लीडर, एक इंटेलेक्चुअल लीडर से कुछ नया सीखने मिले, अच्छा सीखने मिले, विच इज़ फॉर माई फ्यूचर ओनली। आप कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो आपको कैसा लगता है जो लगातार पेपर लीक आप सुन ही रही हैं, नीट पेपर लीक हो, जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ जो है और राज्यों में भी, महाराष्ट्र में भी ले लीजिए, कई पेपर लीक की खबरें आई, चाहे आप जो भी राज्य स्तरीय परीक्षा की बात कर लीजिए या सेंटर की, तो कैसा लगता है कि अभी मौजूदा दौर में जो पेपर लीक का मामले वो ज़्यादा बढ़ गए हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गए सर, पहले तो ऐसा नहीं था कांग्रेस के समय में। और क्योंकि आप एक पेरेंट्स से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि एक पेपर लीक होता है तो किस तरह से, छात्र तो पीड़ित होता ही होता है, आप भी पूरा परिवार पीड़ित है सर, कि कोई छात्र उसके लिए मेहनत करता है, साल भर मेहनत करता है, तो उसका जो अपॉर्चुनिटी होता है लॉस होता है। राहुल की अपॉर्चुनिटी मिस होता है तो क्या होता है, बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ में पूरा परिवार उसकी तैयारी करता है। परिवार को मतलब लगता है कि हमारा बच्चा आगे जाके एग्जाम देगा, कुछ जाके स्पर्धा परीक्षा में कोई उसका कुछ आगे जाके होगा। एक बार पेपर लीक होता है तो बच्चे का भी पूरा मतलब मूड ऑफ होता है, फैमिली भी डिस्टर्ब होता है, उसमें जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है फैमिली ने, वो भी बैकअप करता है, बैकलैश करता है। अगले साल वापस वही तैयारी करो, उसमें गारंटी नहीं कि उस साल भी पेपर होगा कि नहीं होगा, अगले साल जाके भी वही रोना धोना। मतलब जब से ये हो रहा है तो पेपर लीक ही हो रहे, बाकी कुछ हो रहा नहीं। उसमें सोल्यूशन कहाँ है? अभी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया तो उसमें पर सोल्यूशन कहाँ निकला? सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, बच्चों पे लाठीचार्ज किया, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बगैर बच्चों पे AK-47 चलाई गई है, पैलेट्स गन चलाई गई है। आप देश के बच्चों को ऐसे आगे बढ़ा रहे हो। बच्चों पे गन चलाने की इजाजत किसने दी आपको? हम स्टूडेंट्स हैं। नहीं ना, एचएम की जवाबदेही कहाँ है? हर एक पेरेंट का ये सवाल है कि हमारे बच्चे पर गोलियां चली है, वो दर्द वो उस प्रधानमंत्री को नहीं समझेगा, वो एक माँ बाप समझ सकते हैं।
अपने इतना फाइनेंशियली ये नहीं होता है कि हर बार पेपर लीक होने के बाद में फिर से पैसे भर के पेपर दे। वो कितनी मेहनत करते हैं, उनकी इतनी इनकम भी नहीं होती, फिर भी उनका बच्चा आगे बढ़े, इसलिए वो उनके लिए इतनी मेहनत करते, इतनी फी भरते, जो कि फी भी इतनी है कि अभी एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। स्कॉलरशिप का बोलते हैं, बट स्कॉलरशिप कभी टाइम पे नहीं आती, किसी को स्कॉलरशिप मिलती नहीं है। तो अगर इतना पेपर लीक होगा तो कौन बार बार फी भरेगा क्या? उनका करियर बंद होता है। जी बिल्कुल, आपको मेरा पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप हमारी कहाँ जा रही है? हम लोग बार बार उसे अप्लाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो मिल रही नहीं है। जो इतना फंड मिल रहा है वो हमारा फंड कहाँ जा रहा है? किसके लिए है? वो बोला गया था कि एजुकेशन फ्री है, वो भी गर्ल्स के लिए। कहाँ है एजुकेशन फ्री? हमसे तो फी पे फी ली जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट यहाँ पर मेहनत कर रहा है, घिसिट पिसिट रहा है और यहाँ पर बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। तो हम लोग यही आवाज़ लेकर आए हैं कि प्लीज़ गर्ल्स के लिए थोड़ी सी हमें भी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। बस बोल रहे हैं इंडिया में कि है फैसिलिटीज़, बट कुछ भी नहीं हमें नज़र आ रही है। हम लोग यही आवाज़ बन के आए हैं। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते, बट कभी भी 1 रुपया भी स्कॉलरशिप नहीं आती। फंड निकलता है बट बच्चों तक पहुंचता नहीं है। वो फंड जाता कहाँ है? गवर्नमेंट ने चेक करना चाहिए, वो उन्हें चाहिए। हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बिल्कुल, कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? यहाँ मतलब बच्चे पढ़े ना या स्कॉलरशिप ना मिले, उसके लिए एक बड़ी व्यवस्था की है। जैसे मैं बताता हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट के रूल्स है ना, इतने हेक्टिक किए गए। 50 साल पुराना उसका प्रूफ लेके आओ, ये करो, मतलब ये पहले नहीं था। 50 साल बात जो आती है कास्ट सर्टिफिकेट के टाइम पे, क्या आपके दादा परदादा का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट? अरे उनका सर्टिफिकेट क्या लेके आएगा? अब हम थोड़ी उनके पास जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ऊपर के मेरे सर बुआसी है, दादाजी, हमें आपका लिविंग सर्टिफिकेट दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ। वो कहते हैं कि आपका 50 साल 60 साल पुराना लाइट बिल लेके कितना कौन रखता है भाई? लाइट बिल था क्या? लाइट बिल हाँ, तभी लोग लैब पे घूमते थे, मोस्ट कॉमन थिंग। आपको इतना नहीं समझ रहा है? आप लाइट बिल मांग रहे हो, एलसी मांग रहे हो। बिल्कुल, परदादा स्कूल जाते ही नहीं थे उस टाइम पे, तो प्रूफ कहाँ से लाएंगे वहाँ का? मतलब बीजेपी सरकार में ऐसा हुआ कि बच्चे पढ़े ना, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ पे। वो जो अपने प्रधानमंत्री ने कहा है दिमागी नस्ल, वो जो बात उन्होंने कही है वो उन्होंने स्टूडेंट्स को टारगेट करके कही है। अगर प्रधानमंत्री जी आपको लगता है कि हम दिमागी नस्ल है, सो वी आर प्राउड ऑफ दैट थिंग कि हम दिमागी नस्ल है। वी आर प्राउड ऑफ दैट थिंग। अगर हम दिमागी नस्ल हो के किसी को ऐसे रिजाइन करवा सकते तो आप कोई बड़ी बात नहीं हो, ये आप जान लो। इंडिया में अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर पीपल है, हम लोग हैं जो उन्हें वोट देते हैं। हम उन्हें वोट देके सीट पे बिठाते हैं, हम उनकी पार्टी लाते हैं, तो वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा भला क्या। हम जो मेरा पॉइंट ये है कि जब हम बिठाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो जातिवाद भी हो रहा है, ये हिंदू मुस्लिम ये वो भेदभाव ये भी ना किया जाए। तो ये बातचीत और बहुत देखिए कितनी दमदारी के साथ लड़कियां जो हैं वो अपनी बात रख रही हैं। समय खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी आना चाहता हूं। जल्दी प्रशांत जी, बातचीत उधर चलती रहेगी, हमारे साथी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, उसको आराम से इत्मीनान से हमारे तमाम दर्शक साथी देख सकते हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम से और एक जोश दिखाई दे रहा है खासकर लड़कियों में। प्रशांत जी, आंखें खोल देने वाला प्रोग्राम था ये पूरा कार्यक्रम। आज जिसने भी देश में देखा उसकी आंखें खुल गई कि 21वीं शताब्दी की लड़की, 21वीं सदी की महिला क्या सोचती है, उसके ऊपर क्या गुजरती है, वो कैसी जीवन देखना चाहती है, कैसा देश देखना चाहती है। ये पूरे देश ने आज देखा और बहुत रिलेटेबल था। हम सब महसूस कर सकते हैं, हम सब के घरों में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन सब की यही कहानी है। जिसने भी देखा होगा इस प्रोग्राम को टेलीविजन पे, यूट्यूब में, वो उससे रिलेट कर सकता है। कौन सी ऐसी लड़की होगी जिसको बस में या मेट्रो में या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में छेड़ा नहीं किया होगा? बहुत, या जिस तरीके से प्रताड़ना होती है। दूसरी बात जो अनिल जी कह रहे हैं, ये जो पेट्रियार्की वाला जो मामला उठाया, जो मनुस्मृति का, और ये 21st सेंचुरी की पॉलिटिक्स है। स्मैश पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता को ध्वस्त करो। अब ये 70 करोड़ की जो आवाज है, इसको एक नई पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी, नए डेमोक्रेसी के साथ 21st सेंचुरी के परिदृश्य में ये राहुल गांधी ने काम कर दिया। ये बहुत ही
जिसको कहे जो शुरू में उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ब्रेक द केज, पिंजरा तोड़ एक लड़कियों का आंदोलन भी दिल्ली में रहा है। तो बहुत अच्छा था और नए तरीके से पॉलिटिक्स की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। और ये मैं शुरू में भी यही कह रहा था कि देखिए नरेंद्र मोदी इस पिच को पकड़ नहीं पाएंगे, उनके पास विचारधारा की बंदिशें हैं। तो ये नई तरीके की जो पॉलिटिक्स है, इसकी कुछ जो बहुत ही मास्टर स्ट्रोक और बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले पत्रकार हैं उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये नए तरीके की पॉलिटिक्स है और ये नए तरीके की पॉलिटिक्स देश में लोकतंत्र में नई जान फूकेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नई जान देश में, ये लोकतंत्र नए तरह के। जरा जल्दी से मुकेश जी आपके पास, फिर अमलेंदु जी। मुकेश जी, कार्यक्रम कैसा लगा? राजीव जी, नई जान तो एक बच्चे की जो 18-20 साल की मुश्किल से बच्ची है, टंके की चोट पे वो कैसे कहती है कि हाँ हम हैं दिमागी नक्सल। इससे बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इससे बड़ा राजनीतिक तमाचा लाल किले से दिए गए भाषण का और क्या हो सकता है? कौन रिएक्ट कर रहा है? तो वो बच्चे हैं, ये एक चूंकि ये पॉलिटिकल आयोजन नहीं था इसलिए वहां से इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया कि हम राजनीतिक बातों को वहां से नहीं करें, हम सिर्फ महिलाओं से, लड़कियों से जुड़े हुए मुद्दों को ही सामने रखें। और एक और बात मैं कहूंगा आखिर में, चूंकि समय बहुत कम है, मैं कहता हूं हम लोग बैठे हैं यहाँ, हम लोगों से कोई भी आदमी इस तरह का स्मरण कर सकता है कि किसी भी राजनेता ने किसी भी जगह पे किसी भी समय में क्या इस तरह का कार्यक्रम किया। ये अपने आप में बताता है कि वाकई में जैन जी को जिस नए डायरेक्शन की जरूरत है, उस डायरेक्शन पे काम करने वाली एक लीडरशिप उनको दिख रही है, उस पर उम्मीद दिख रही है। वो लीडरशिप है राहुल गांधी की, वो लीडरशिप है उस राहुल गांधी के पीछे खड़ी हुई कांग्रेस की आइडियोलॉजी की। इतना सफल होंगे, कैसे सफल होंगे, ये सारी बातें तो काल के गर्भ में छिपी हैं, लेकिन जो उम्मीद की किरण दिखती है वो बहुत सकारात्मक है, बहुत उत्साहवर्धक है। जी राजीव जी बिल्कुल। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं आप इस पूरे कार्यक्रम को, क्या कहेंगे? राजीव जी, छोटा मुंह बड़ी बात कि राहुल गांधी ने आज जो एक चैलेंज पेश किया है, मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की बात हो रही है, उस विकसित भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज प्रस्तुत कर दिया है। और विकसित भारत कैसे बनेगा? विकसित भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक कि 70 करोड़ आबादी जो है वो जंजीरों से मुक्त नहीं हो। राहुल गांधी ने, राजीव जी, आज एक नया एजेंडा पेश कर दिया है और इस एजेंडे से लड़ पाना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बस का नहीं है। और जिस मनुस्मृति की राहुल गांधी ने आज बात की और स्मैश पैट्रियार्की जो कहा राजीव जी, वो मनुस्मृति जितना शूद्रों और दलितों के खिलाफ है उतनी ही ज्यादा लड़कियों महिलाओं के खिलाफ भी है। और आज जितनी सारी बातें हुई हैं, ये सारी बातें उस मनुस्मृति के ढांचे के अंदर ही हैं। मनुस्मृति के समर्थन में अगर जेपी नड्डा संसद के अंदर खड़े होकर के भाषण देने लगते हैं तो ऐसे ही नहीं देने लगते हैं। तो यहाँ से राजीव जी, राहुल गांधी ने भले ही आज नॉन पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये कहा कि नॉन पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन इसके जरिए सबसे बड़ी चोट जो है वो आरएसएस की विचारधारा के ऊपर ही की है, जो पितृ सत्ता का समर्थक है। और आखिर में जो उन्होंने 3 शब्द सुनवाए भी, मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बयान, ये सब राजीव जी उस पितृ सत्ता के ऊपर ही एक बड़ी चोट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखना यह है कि अगर ये बात राजीव जी पहुंचती है महिलाओं तक और इसको लेकर पूरे देश के अंदर कोई एक आंदोलन से खड़ा होता है। राजा राम मोहन राय ने राजीव जी जब सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया तो ऐसी छोटी सी एक आवाज थी, तो ऐसी ही छोटी सी आवाजें बड़ी आवाजें बना करती हैं। महात्मा गांधी जब आए थे तो आजादी को लेकर जब सड़कों पर निकले थे तो ऐसी छोटा सा आंदोलन था। तो ये छोटे से आंदोलन जो है, जो अभी गैर राजनीतिक दिखाई पड़ता है, ये आगे जाकर मोदी जी का विकसित भारत तो पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर भारत के सामाजिक संरचना और जो पितृ सत्ता है उसको बदलने वाला साबित हो सकता है, अगर कांग्रेस के लोग जो हैं, राहुल गांधी ने आज संदेश दिया उस पर आगे बढ़कर काम करें और महिलाओं के बीच जाएं। जी राजीव। बिल्कुल, महिलाएं, लड़कियां जो आई थी वो, उनमें से आपने देखा कि एक ट्राइबल लड़की थी, उसने अपनी समस्याएं बताईं, और एक आखिर में एक लड़की आई और सबको राहुल गांधी ने कहा कि आप अगर मुझे बुलाओगे तो मैं आने के लिए तैयार हूं। यानी आपको अगर मेरी मदद चाहिए तो मैं आपके दरवाजे पर आपको मिलूंगा। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है और एक उम्मीद दिखती है राहुल गांधी से, इसलिए राहुल गांधी को ये इन्वाइट भी कर रही थी। तो बहुत एक शानदार कार्यक्रम और
शायद जो राजनीति करने वाले लोग रैलियां करते हैं और उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ होगा कि ये पुणे का कार्यक्रम एक धमाकेदार कार्यक्रम और फोकस्ड ऑन पूरा का पूरा गर्ल्स, महिलाएं, उनके ऊपर अगर ये कार्यक्रम केंद्रित कार्यक्रम, शुरुआत में हम लोगों को भी लग रहा था कि सिर्फ लड़कियां और पता नहीं किस ढंग का कार्यक्रम होगा, लेकिन राहुल गांधी उन लड़कियों के बीच लड़कों तक को भूल गए और बाद में उन्होंने थैंक्स बोला, वेलकम किया लड़कों को। बिल्कुल आखिरी सेंटेंस आप याद कीजिए। तो ये था, ये राहुल गांधी का दूर तक आवाज़ जा चुकी है देश दुनिया में, हम लोगों के ज़रिए भी और मीडिया के ज़रिए ये देखा गया, आज चारों तरफ दुनिया भर में देखा गया। और इसकी गूंज, ये छात्रों की गूंज नहीं बल्कि ये राहुल की गूंज है, पुणे की गूंज है, जो बहुत दूर तक चली गई है। चलिए, इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। समय बहुत आप लोगों का भी लिया और ये बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के आप लोग सहभागी रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।